नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का किताब यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? जो कि आपका इसमें किताब है, केबीसी नैनो किताब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है? और इसका सॉल्व आंसर मतलब कि आंसर इसमें लिखा हुआ है, जो भी आपका क्वेश्चन आए थे, ठीक है? तो उसी को हम लोग जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है? लाइन बाय लाइन। तो आज हमारा जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 होगा और इसका सेक्शन 1, ठीक है? जो कि आज हम पढ़ेंगे आपका स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु। तो स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु से जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले आपके जो भी एग्जाम बीपीएससी हुआ, ठीक है? तो उसी को पढ़ेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आज होगा, ठीक है? जिसमें हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु है, उसका जो पहला क्वेश्चन है 25 नंबर, वो आपका 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, ठीक है? तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, ठीक है? ये आपका 64वां बीपीएससी 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु का पहला क्वेश्चन है 25 नंबर, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, ठीक है? तो इसका आंसर करने का जो की पॉइंट है वो क्या है? तो राष्ट्रवाद को परिभाषित करते हुए अंग्रेजों के भारत पर पूर्ण आधिपत्य के उपरांत उनके अत्याचार, पूर्ण आर्थिक शोषण एवं दोहनावादी नीतियों के कारण भारतीयों में उत्पन्न असंतोष और विद्रोह को उद्घाटित कीजिए। पाश्चात्य शिक्षा से भारतीयों में उत्पन्न आधुनिक एवं वैज्ञानिक विचारों के कारण दासत्व जीवन से छुटकारे के लिए संघर्ष के चरणों का वर्णन करें। जन जागरण में तो आपके जन जागरण में पत्र पत्रिकाओं के योगदान का उल्लेख करें और भारतीय कांग्रेस की स्थापना, तो भारतीय कांग्रेस की स्थापना और उसका योगदान को भी दर्शाएं, ठीक है? तो ये आपका आंसर लिखने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? तो सॉरी, राष्ट्रवाद को परिभाषित करते हुए अंग्रेजों के भारत पर पूर्ण आधिपत्य के उपरांत उनके अत्याचार, पूर्ण आर्थिक शोषण एवं दोहनवादी नीतियों के कारण भारतीयों में उत्पन्न असंतोष और विद्रोह को उद्घाटित कीजिए। और पाश्चात्य शिक्षा से भारतीयों में उत्पन्न आधुनिक एवं वैज्ञानिक विचारों के कारण दासत्व जीवन से छुटकारे के लिए संघर्ष के चरणों का वर्णन करें, ठीक है? और आपका है जन जागरण में, तो जन जागरण में पत्र पत्रिकाओं के योगदान का उल्लेख करें, भारतीय कांग्रेस की स्थापना और उसका योगदान को भी दर्शाएं, ठीक है? तो राष्ट्रवाद एक विचारधारा है, तो राष्ट्रवाद एक विचारधारा जो भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से बद्ध जो है रूप से बद्ध किसी राष्ट्र के प्रति निष्ठा, गर्व और भक्ति की भावना उत्पन्न करती है, ठीक है? यह भारतीय संदर्भ में यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति के लिए लोगों में जागृति और संघर्ष की भावना पैदा कर राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी को मानसिक रूप से तैयार करने से है, ठीक है? तो भारतीय संदर्भ में यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति के लिए लोगों की में जागृति और संघर्ष की भावना पैदा कर राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी को मानसिक रूप से तैयार करने से है। भारत में राष्ट्रवाद के विकास, तो भारत में राष्ट्रवाद के विकास की अवधारणाएं ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध चले लंबे स्वाधीनता संघर्ष के दौरान उभरी और विकसित हुई, क्योंकि कोई भी चीज शून्य से पैदा होकर अचानक शिखर तक नहीं पहुंचती, ठीक है? तो भारत में राष्ट्रवाद के विकास की अवधारणाएं ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध चले लंबे स्वाधीनता संघर्ष के दौरान उभरी और विकसित हुई, क्योंकि कोई भी चीज शून्य से पैदा होकर उनका अचानक शिखर तक नहीं पहुंचती। विचार और अवधारणाएं, तो विचार और अवधारणाएं आकार लेने में तो विचार और अवधारणाएं आकार लेने में लंबा समय लेती है। सामान्यतः भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास उन कारकों का परिणाम माना जाता है जो भारत में उपनिवेशी शासन के कारण उत्पन्न हुए, जैसे नई नई संस्थाओं की स्थापना, रोजगार के नए अवसरों का सृजन, संसाधनों का अधिकाधिक जो है दोहन आदि को भारतीयवासियों ने देश के आर्थिक पिछड़ेपन की उपनिवेशी शासन का परिणाम माना था, ठीक है? तो आपका जो है सामान्यतः भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास उन कारकों का परिणाम माना जाता है जो भारत में उपनिवेशी शासन के कारण उत्पन्न हुए, जैसे नई नई संस्थाओं की स्थापना करना, रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना, संस्थानों का अधिकाधिक दोहन आदि को जो है भारतवासियों ने देश के आर्थिक पिछड़ेपन की उपनिवेशी शासन का परिणाम माना। उनका विचार था कि देश के विभिन्न वर्ग के लोग देश के विभिन्न वर्ग के लोगों को यथा कृषक, शिल्पकार, दस्तकार, मजदूर, बुद्धिजीवी, शिक्षित वर्ग एवं व्यापारियों
आदि सभी के हित विदेशी शासन की भेंट चढ़ गए हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्रवादियों का विचार था कि देश के विभिन्न वर्ग के लोगों को यथा कृषक, शिल्पकार, दस्तकार, मजदूर, बुद्धिजीवी, शिक्षित वर्ग एवं व्यापारियों आदि सभी के हित विदेशी शासन की भेंट चढ़ गए। देशवासियों की देशवासियों की इस सोच ने आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। ठीक है, उनका मानना था कि देश में जब तक विदेशी शासन रहेगा लोगों के आर्थिक हितों पर कुठाराघात होता रहेगा। वैसे इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई, जो कुछ उतार चढ़ाव के साथ 15 अगस्त 1947 तक अनिर्वत रूप से जारी रही। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में भारत में राष्ट्रवाद का उदय कुछ उपनिवेशी नीतियों द्वारा एवं कुछ उपनिवेशी नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, किंतु विभिन्न परिस्थितियों के अध्ययनोपरांत यह ज्यादा तर्कसंगत लगता है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किसी एक कारण या परिस्थिति से उत्पन्न न होकर विभिन्न कारकों का सम्मिलित प्रतिफल था। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में भारत में राष्ट्रवाद का उदय कुछ उपनिवेशी नीतियों द्वारा एवं कुछ उपनिवेशी नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, किंतु विभिन्न परिस्थितियों के अध्ययनोपरांत यह ज्यादा तर्कसंगत लगता है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किसी एक कारण या परिस्थिति से उत्पन्न न होकर विभिन्न कारकों का सम्मिलित प्रतिफल था। ठीक है, संक्षिप्त रूप में देखा जाए तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय एवं विकास के लिए निम्न कारक उत्तरदायी थे। ठीक है, तो आपके संक्षिप्त रूप में देखा जाए तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय एवं विकास के लिए निम्न कारक उत्तरदायी थे। तो विदेशी आधिपत्य का परिणाम, ठीक है, ठीक है। दूसरा आपका पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा। तीसरा आपका फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप विश्व स्तर पर राष्ट्रवादी चेतना एवं आत्मविश्वास की भावना का प्रसार होना। चौथा आपका प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका। पांचवा आपका भारतीय पुनर्जागरण। छठा आपका अंग्रेजों द्वारा भारत में आधुनिकता को बढ़ावा देना। सातवां आपका ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध भारतीय आक्रोश पैदा करना होना। और आपका आठवां जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो इत्यादि। ठीक है, तो संक्षिप्त रूप से में देखा जाए तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय एवं विकास के निम्न कारक उत्तरदायी थे। पहला, विदेशी आधिपत्य का परिणाम। ठीक है, दूसरा आपका पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा। तीसरा आपका फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप विश्व स्तर पर राष्ट्रवादी चेतना एवं आत्मविश्वास की भावना का प्रसार होना। चौथा आपका प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका। पांचवा आपका भारतीय पुनर्जागरण। छठा आपका अंग्रेजों द्वारा भारत में आधुनिकता को बढ़ावा देना। सातवां आपका ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध भारतीय आक्रोश पैदा होना। और आठवां आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इत्यादि था। ठीक है, तो देश का राजनीतिक प्रशासनिक और एवं आर्थिक एकीकरण। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार उत्तर में हिमालय से दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में असम से पश्चिम में खैबर दर्रे तक था। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार उत्तर में हिमालय से दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में असम से पश्चिम में खैबर दर्रे तक था। ठीक है, अंग्रेजों ने देश में मौर्य एवं मुगलों के बाद इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो अंग्रेजों ने देश में मौर्यों के एवं मुगलों के बाद इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की। कुछ भारतीय राज्य सीधे ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में थे, तो अन्य देशी रियासतों अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासन के अधीन थी। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार उत्तर में हिमालय से दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में असम से पश्चिम में खैबर दर्रे तक था। और अंग्रेजों ने देश में मौर्यों एवं मुगलों के बाद इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की। कुछ भारतीय राज्य सीधे ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में थे, तो कुछ अन्य देशी रियासतें अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासन के अधीन थी। ब्रिटिश तलवार ने पूरे भारत को एक झंडे के तले एकत्र कर दिया। एक दक्ष कार्यपालिका, संगठित न्यायपालिका तथा संहिताबद्ध फौजदारी तथा दीवानी कानून जिन पर दृढ़ता से अमल होता था। ठीक है, भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक लागू होते थे। ठीक है, भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक लागू होते थे, और इसने भारत की परंपरागत सांस्कृतिक एकता को एक प्रकार की राजनीतिक एकता प्रदान की थी। ठीक है, प्रशासनिक सुविधाओं, सैन्य रक्षा उद्देश्यों, आर्थिक व्यापन तथा व्यापारिक शोषण को ध्यान में रखते हुए, तो आपका प्रशासनिक सुविधाओं, सैन्य उद्देश्यों, आर्थिक व्यापन तथा व्यापारिक शोषण को ध्यान रखते हुए अंग्रेजों द्वारा परिवहन के तीव्र साधनों का विकास किया गया। पक्के मार्गों का निर्माण हुआ, जिससे एक स्थान को
एक स्थान के लोग दूसरे स्थान से जुड़ते गए, ठीक है। परंतु देश को एक सूत्र में बांधने का सबसे बड़ा साधन रेल था। 1850 के बाद रेल लाइनें बिछाने का कार्य प्रारंभ हुआ और रेलवे से अन्य कई लाभों के अतिरिक्त इसने देश को अप्रत्यक्ष रूप से एकीकृत करने का भी कार्य किया गया, ठीक है। तो परंतु देश को एक सूत्र में बांधने का सबसे बड़ा साधन रेल था। 1850 ईस्वी के बाद रेल लाइनें बिछाने का कार्य प्रारंभ हुआ और रेलवे से अन्य कई लाभों के अतिरिक्त इसने देश को अप्रत्यक्ष रूप से एकीकृत करने का भी कार्य किया, ठीक है। 1850 के बाद तो 1850 के बाद प्रारंभ हुई आधुनिक डाक व्यवस्था ने तथा बिजली के तारों ने देश को समेकित करने में सहायता की और इसी प्रकार आधुनिक संचार साधनों ने भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से संबंध बनाए रखने में सहायता दी, ठीक है। इससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से एकीकरण के इन प्रयासों को दो प्रकार से देखा जा सकता है, ठीक है। तो 1850 के उपरांत प्रारंभ हुई आधुनिक डाक व्यवस्था ने तथा बिजली के तारों ने देश को समेकित करने में सहायता की। इसी प्रकार आधुनिक संचार साधनों ने भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से संबंध बनाए रखने में सहायता दी। इससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से एकीकरण के इन प्रयासों को दो प्रकार से देखा जा सकता है। पहला, एकीकरण से विभिन्न भाग के लोगों के आर्थिक हित आपस में जुड़ गए। जैसे किसी एक भाग में अकेला आकार पड़ने पर इसका प्रभाव दूसरे भाग में खाद्यान्नों के मूल्यों पर आपूर्ति पर होता था। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से देश के विभिन्न वर्गों के लोग, मुख्यतः नेताओं का आपस में राजनीतिक संपर्क स्थापित हो गया। इससे विभिन्न सार्वजनिक एवं आर्थिक विषयों पर वाद विवाद सरल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण। तो भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, ठीक है, क्या आपके जो मेन पॉइंट थे, ठीक है, उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा का प्रभाव। तो पाश्चात्य चिंतन, पहला आपका पॉइंट है पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा का प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रचलन से आधुनिक पाश्चात्य विचारों को अपनाने में मदद मिली, जिससे भारतीय राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा प्राप्त हुई, ठीक है। जब ट्रेवेलियन, मैकाले तथा बेंटिक ने देश में अंग्रेजी शिक्षा का श्रेणीगणित किया तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय था, ठीक है। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। तो पाश्चात्य वेस्टर्न एजुकेशन का प्रसार यद्यपि प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए किया गया था, परंतु इससे नव शिक्षित वर्ग के लिए पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा के द्वार खुल गए, ठीक है। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रचलन से आधुनिक पाश्चात्य विचारों को अपनाने में मदद मिली, जिससे भारतीय राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा प्राप्त हुई। जब ट्रेवेलियन, मैकाले तथा बेंटिक ने देश में अंग्रेजी शिक्षा का श्रेणीगणित किया तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय था। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार यद्यपि प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए किया गया था, परंतु इससे नव शिक्षित वर्ग के लिए पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा के द्वार खुल गए थे। बेंथम, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, सीले, मिल्टन, स्पेंसर, स्टुअर्ट मिल, पेन, रूसो तथा वोल्टेयर जैसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों के अतिवादी और पाश्चात्य विचारों ने भारतीय बुद्धिजीवियों में स्वतंत्र राष्ट्रीयता तथा स्वशासन की भावना जगा दी और उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य का विरोधाभास खलने लगा, ठीक है। इसके साथ ही अंग्रेजी भाषा ने संपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों एवं स्थानों के लोगों के लिए संपर्क भाषा का कार्य किया और इसने सभी भाषा भाषियों को एक मंच पर लड़ा खड़ा कर दिया, जिससे राष्ट्रवादी आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप मिल सका, ठीक है। अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त कर नव शिक्षित भारतीयों जैसे वकीलों, डॉक्टरों आदि ने उस शिक्षा के लिए इंग्लैंड की यात्रा की, जिनमें गांधी जी भी एक थे। उन्होंने यहाँ एक स्वतंत्र देश में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के विकास की प्रक्रिया देखी तथा वस्तुस्थिति का भारत से तुलनात्मक आकलन किया, ठीक है, जहाँ नागरिकों को विभिन्न प्रकार की अधिकारों से वंचित किया रखा गया था, ठीक है। इसे नव पाश्चात्य भारतीय शिक्षित वर्ग ने भारत में एक नए भौतिक मध्य वर्ग का विकास किया कालांतर में, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो भारत की विभिन्न राजनीतिक एवं अन्य संस्थाओं को इसी मध्य वर्ग से नेतृत्व मिला था, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका क्या थी, ठीक है। तो समय समय पर उपनिवेशी शासकों द्वारा भारतीय प्रेस पर विभिन्न प्रतिबंधों के बावजूद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय समाचार पत्रों एवं साहित्य की
आश्चर्यजनक प्रगति हुई। ठीक है, 1877 में प्रकाशित होने वाली विभिन्न भाषाई एवं हिंदी समाचार पत्रों की संख्या लगभग 170 थी और इनकी प्रसार संख्या लगभग 1 लाख पहुंच गई थी। ठीक है, भारतीय प्रेस जहां एक और उपनिवेशी नीतियों की आलोचना करता था, वही दूसरी ओर जो है देशवासियों से आपसी एकता स्थापित करने का आह्वान भी करता था। ठीक है, प्रेस ने आधुनिक विचारों एवं व्यवस्था जैसे स्वशासन, लोकतंत्र, दीवानी अधिकार एवं औद्योगिकीकरण इत्यादि के प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों, जर्नल्स, पैम्फलेट्स तथा राष्ट्रवादी साहित्य ने देश के विभिन्न भागों में स्थित राष्ट्रवादी नेताओं के मध्य विचारों के आदान प्रदान में भी सहायता पहुंचाई। इस प्रकार भारतीय समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रवाद के दर्पण बन गए तथा जनता को शिक्षित करने का माध्यम बन गए। ठीक है, साहित्य की भूमिका तो आपकी साहित्य की भूमिका क्या थी? तो 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में विभिन्न प्रकार के साहित्य की रचना हुई और उससे भी राष्ट्रीय जागरण में सहायता मिली। ठीक है, और विभिन्न कविताओं, निबंधों, कथाओं, उपन्यासों एवं गीतों ने लोगों में देशभक्ति तथा राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत की। हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बांग्ला में रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, मराठी में विष्णु शास्त्री चिपलंकर, असमिया में लक्ष्मीदास बेजबरुआ इत्यादि उस काल के प्रख्यात राष्ट्रवादी साहित्यकार थे। ठीक है, इन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं द्वारा भारतीयों में स्वतंत्रता, समानता, एकता, भाईचारा तथा राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया। साहित्यकारों के इन प्रयासों से आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहन मिला था। ठीक है, सुधारवादी आंदोलनों के राष्ट्रीय स्वरूप, तो 19वीं शताब्दी में भारत में विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। इन आंदोलनों ने सामाजिक धार्मिक नवजागरण का कार्यक्रम अपनाया और पूरे देश को प्रभावित किया। बौद्धिक पुनर्जागरण ने राष्ट्रवाद के उदय में एक अहम भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद आदि ने भारतीयों के अंतर्मन को झकझोर दिया। ठीक है, आंदोलनकारियों ने व्यक्ति स्वतंत्रता, सामाजिक एकता और राष्ट्रवाद के सिद्धांतों पर जोर दिया और उनके लिए संघर्ष किया। इन आंदोलनों ने विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को दूर कर सामाजिक एकता कायम की और समाज सुधार के प्रस्ताव को सरकारी अनुमति में टाल मटोल अथवा लेट लतीफ़ी ने समाज सुधारकों को यह सोचने पर विवश कर दिया कि जब तक स्वशासन नहीं होगा सुधार संबंधी विधेयकों को पूर्णतः सरकारी सहमति एवं सहयोग नहीं मिल सकता। ठीक है, सुधार आंदोलनों ने देशवासियों में साहस जुटाया कि वे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करें। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध भारतीय आक्रोश का पैदा होना, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के प्रति हर जगह सेना, सरकारी नौकरियों, उद्योगों एवं आर्थिक क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली नस्ल भेद नीति ने भी जो है भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अंग्रेज अधिकारी ए ह्यूम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस संगठन की स्थापना भारत की स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ठीक है, इस संगठन में संपूर्ण भारत में राष्ट्रवाद के विकास और सभी महत्वपूर्ण नेताओं को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसकी स्थापना के बाद भारत में आज़ादी की लड़ाई बहुत तेज हो गई और आज़ादी दिलाने में इस संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अंग्रेज अधिकारी ए ह्यूम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस संगठन की स्थापना भारत की स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ठीक है, इस संगठन ने संपूर्ण भारत पर राष्ट्रवाद के विकास और सभी महत्वपूर्ण जो है नेताओं को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसकी स्थापना के बाद भारत में आज़ादी की लड़ाई बहुत तेज हो गई और आज़ादी दिलाने में इस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, नेक्स्ट आपका उदारवादी चरण, तो आपका उदारवादी चरण 1885 से लेकर 1905 में। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, W.C. बनर्जी आदि जो इस अवधि के दौरान कांग्रेस पर हावी थे, उदारवाद में विश्वास करते थे। ठीक है, वे प्रार्थनाओं, याचिकाओं और संवैधानिक तरीकों की नीति में विश्वास करते थे और इस समय मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों का संगठन में वर्चस्व था। ठीक है, अतिवादी चरण 1905-1919, तो बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष जैसे नेताओं ने
अथवा स्वशासन के उद्देश्यों के साथ इस चरण में कांग्रेस पर प्रभुत्व स्थापित किया। अतिवादियों ने जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, स्वदेशी का उपयोग, राष्ट्रीय शिक्षा, असहयोग और औपनिवेशिक सरकार के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध की वकालत की। गांधीवादी चरण तो 1999 1947 इसे गांधीवादी युग के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें राष्ट्रवाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में विभिन्न आयामों के साथ जन आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के साधनों का उपयोग किया, जिसने पूरे देश को असहयोग 1920 2021 सविनय अवज्ञा 1930 और भारत छोड़ो 1942 जैसे जन आंदोलनों में शामिल कर दिया। 1930 1940 के बीच तो 1930 1940 के बीच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कई बहुआयामी कार्यक्रमों पर जोर दिया गया और इससे आंदोलन में समाज के वंचित वर्गों की भागीदारी भी बढ़ी। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के विकास की समीक्षा से पता चलता है कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश हुकूमत के भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश हुकूमत के 200 वर्षों की अवधि में बहुत धीरे धीरे विकसित हुआ और यह एक धीमी लेकिन सतत प्रक्रिया थी। राष्ट्रवाद औपनिवेशिक शासन के परिणामस्वरूप और प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ और एक और पश्चिमी शिक्षा और उदारवाद ने सामाजिक सुधारकों और मध्यस्थों को प्रभावित किया। वहीं दूसरी ओर दमनकारी नीतियों के कारण जनता में प्रतिरोध और क्रांति की भावना उत्पन्न हुई। इसने भारत के राजनीतिक भूभाग को एक इकाई में बांधने का काम किया और सांस्कृतिक संस्कृतियों, भाषाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं के सरगम को एक राष्ट्रीय पहचान दी। ठीक है, इसने भारतीय समाज के अन्य पहलुओं को भी प्रभावित किया, जैसे शिक्षा, समाज सुधार, स्वदेशी अहिंसा और शराब के सेवन से परहेज, ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना आदि। ठीक है, इसने दुनिया के अन्य हिस्सों में विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में राष्ट्रवादी संघर्षों को प्रभावित किया। ठीक है, राष्ट्रवाद ने भारत के कई आंदोलनों को मुख्य अभिभावक, नई दृष्टि और नेतृत्व दिए, जो स्वतंत्रता के बाद के समय में देश के विकास और एकीकरण में आवश्यक हो गए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रिमेंबर करने का। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर में आए सभी मुख्य बिंदु का स्मरण करें। ठीक है, पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा का प्रभाव को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका क्या थी, सुधारवादी आंदोलन का राष्ट्रीय स्वरूप क्या था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 26, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। यह आपका 64वां बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो आज की बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।